नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर अक्सर नजर नहीं जाती। एक ऐसा आंदोलन जो तब उठा जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन की। ये गदर आंदोलन जैसे मतलब जोशीले कारनामों से थोड़ा अलग था, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और शायद शायद ज्यादा असरदार भी। आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंदोलन था क्या। और ये दो बिल्कुल अलग शख्सियतें, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एक ही मकसद के लिए एक साथ कैसे आ गईं? और सबसे बड़ा सवाल, एक आंदोलन जो तूफान की तरह आया और फिर अचानक गायब सा हो गया, उसने जाते जाते आजादी की लड़ाई के लिए क्या छोड़ा। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव से। ये वो दौर था जब राजनीति थोड़ी आक्रामक हो रही थी। आक्रामक मतलब सरकार के खिलाफ? हाँ। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मकसद अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं था। अच्छा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, होम रूल यानी स्वशासन, इसकी प्रेरणा आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से ली गई थी। इसका सीधा सा मतलब था कि हमें अपने देश का शासन चलाने का अधिकार दो, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही सही। तो ये नरमपंथी और गरमपंथियों की राजनीति के बीच एक नया रास्ता था। बिल्कुल, एक तीसरा रास्ता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अचानक इस नए रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, माहौल पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ नरमपंथी नेताओं को ये समझ आ गया था कि अंग्रेजों से कुछ भी मनवाने के लिए सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलेगा, जनता का दबाव बनाना ही होगा। और नरमपंथी भी तो निराश थे, है ना, मॉर्लेमेंटो सुधारों से। बहुत निराश थे। उन्हें लगा कि उनके हाथ कुछ खास नहीं आया। और इसी सब में पहले विश्व युद्ध ने, मुझे लगता है, आग में घी का काम किया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। युद्ध की वजह से टैक्स बढ़ गए थे, महंगाई आसमान छू रही थी, आम आदमी बुरी तरह से पिस रहा था। तो वो किसी भी तरह के विरोध में शामिल होने के लिए तैयार था। एकदम तैयार बैठा था। और युद्ध का एक मनोवैज्ञानिक असर भी था जो बहुत गहरा था। वो क्या? जब दुनिया की बड़ी बड़ी गोरी ताकतें एक दूसरे को ही नीचा दिखा रही थी, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रही थी, तो वो श्वेत श्रेष्ठता का जो मिथक था, हाँ, व्हाइट सुपीरियोरिटी, वो टूट गया। भारतीयों ने देखा कि अरे, ये लोग अजय नहीं हैं, इन्हें भी हराया जा सकता है। और इसी माहौल में हमारे दो मुख्य किरदार सामने आते हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक, जो जून 1914 में 6 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हुए थे। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट, जो थी तो आयरलैंड की, लेकिन 1896 से भारत को ही अपना घर बना चुकी थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तिलक, जिन्हें हम एक गरमपंथी नेता के तौर पर जानते हैं, उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद सरकार के प्रति वफादारी का आश्वासन दिया। हाँ, उन्होंने हिंसा की निंदा की और कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ प्रशासन में सुधार लाना है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है। तिलक जैसे गरमपंथी नेता और सरकार के प्रति वफादारी, ये एक तरह का समझौता नहीं था? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक राजनीतिक रणनीति थी। तिलक समझ गए थे कि अगर उन्हें फिर से राजनीति में सक्रिय होना है तो सरकार को ये यकीन दिलाना होगा कि वो कोई हिंसक क्रांति नहीं करने वाले। अच्छा। वो जानते थे कि असली ताकत जनता को संगठित करने में है और उसके लिए उन्हें खुला मैदान चाहिए था, न कि वापस जेल की कोठरी। समझ गया। और एनी बेसेंट? वहीं एनी बेसेंट अपने आयरिश अनुभव से भारत में एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहती थी। तो ये दो अलग अलग पृष्ठभूमियों के नेताओं का एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आने का मंच बन रहा था। और यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। दोनों नेता जानते थे कि अगर इस आंदोलन को सफल बनाना है तो कांग्रेस का साथ जरूरी है। हाँ, खासकर नरमपंथियों और गरमपंथियों को एक साथ लाना होगा, जो सूरत में अलग हो गए थे। लेकिन 1914 के कांग्रेस अधिवेशन में उनकी ये कोशिश नाकाम रही। हाँ, नरमपंथी अभी भी गरमपंथियों को शक की नजर से देख रहे थे। तो तिलक और बेसेंट ने इंतजार करने के बजाय खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। ये उस समय की राजनीति के हिसाब से बहुत साहसी कदम था। बिल्कुल। कांग्रेस से कहना कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। एनी बेसेंट ने तो शायद पहले ही काम शुरू कर दिया था,
अपने अखबारों के जरिए, है ना? बिल्कुल। 1915 की शुरुआत से ही उनके अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ स्वशासन के लिए माहौल बना रहे थे। वो लगातार सभाएं और सम्मेलन कर रही थीं। और फिर 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में एक सफलता मिली। हाँ, एक बड़ी जीत थी वो। गर्मपंथियों को वापस पार्टी में लेने का फैसला हो गया। लेकिन कांग्रेस फिर भी होम रूल लीग की योजना को सीधे मंजूरी देने में हिचकिचा रही थी। तो बेसेंट ने एक शर्त रख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सितंबर 1916 तक कांग्रेस कुछ नहीं करती तो वो अपनी लीग शुरू कर देंगी, और अंत में उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। तो फिर दो अलग-अलग लीग क्यों बनी? तिलक की अलग और बेसेंट की अलग। ये एक तरह की कमजोरी नहीं थी? ये नहीं दिखाता कि हमारे बड़े नेता एक बैनर तले एकजुट नहीं हो सकते थे? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही समझदारी भरा रणनीतिक फैसला था। कैसे? दोनों नेताओं को पता था कि उनके समर्थक अलग हैं और उनके काम करने का तरीका भी अलग है। तिलक का महाराष्ट्र में एक मजबूत जमीनी संगठन था, जबकि बेसेंट की पहुंच देश भर के पढ़े लिखे तबके में थी। तो उन्होंने एक दूसरे से मुकाबला करने की बजाय अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये टकराव टालना नहीं था, बल्कि ताकत को दुगना करना था। अच्छा, तो ये एक तरह का काम का बंटवारा था। तिलक की लीग अप्रैल 1916 में बनी। हाँ, जिसका दायरा महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत तक ही सीमित था। बॉम्बे शहर उसमें शामिल नहीं था। और सिर्फ 6 शाखाएं थीं, लेकिन काफी संगठित। बिल्कुल। और उनकी मांगें भी बहुत स्पष्ट थीं। स्वराज, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा। वहीं बेसेंट ने अपनी लीग सितंबर 1916 में मद्रास में शुरू की। और उसका कार्यक्षेत्र था बाकी पूरा भारत। उनकी करीब 200 शाखाएं थीं। 200 शाखाएं? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये संख्या थोड़ी भ्रामक है। तिलक की जो 6 शाखाएं थीं, वो बहुत मजबूत और सक्रिय थीं। और बेसेंट का संगठन? वो ज्यादा ढीला ढाला था। कोई भी 3 लोग मिलकर एक शाखा शुरू कर सकते थे। तो यहाँ जोर संख्या पर था, संगठन की गहराई पर उतना नहीं। जॉर्ज अरुंडेल को इसका आयोजन सचिव बनाया गया था। तो इन लीग्स ने जमीन पर काम कैसे किया? मतलब इनका संदेश आम आदमी तक कैसे पहुंचा? सिर्फ भाषणों से तो काम नहीं चलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तरीके बहुत रचनात्मक थे। जैसे कि? सार्वजनिक सभाएं तो होती थीं, लेकिन साथ ही लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स खोले गए, जहां राष्ट्रीय राजनीति पर किताबें और पर्चे होते थे। मतलब लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जा रहा था। और मैंने सुना है कि उन्होंने पोस्टर, नाटक और यहाँ तक कि भजनों का भी इस्तेमाल किया। हाँ, धार्मिक गीतों के जरिए भी। मतलब साफ था, ये संदेश सिर्फ शहरों के मीटिंग रूम तक नहीं, बल्कि गांव के चौपाल तक पहुंचाना था। तो सवाल ये है कि क्या वे इसमें कामयाब हुए? क्या ये आवाज सच में दूर दूर तक पहुंची? बिल्कुल पहुंची। ये आंदोलन गुजरात और सिंध जैसे उन इलाकों तक भी गया जिन्हें तब तक राजनीतिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। अच्छा। और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा, इसने पहली बार राजनीति को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाया। इसका सबूत तो ये भी है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, ये सब बड़े नाम भी बाद में इससे जुड़े। हाँ, बिल्कुल। कई तो अपनी स्थानीय शाखाओं के प्रमुख भी बने। लेकिन क्या समाज का हर तबका इससे जुड़ा? या कुछ लोग इससे दूर भी रहे। ये एक बहुत अहम पहलू है। एंग्लो इंडियन, ज्यादातर मुसलमान और दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। क्यों? उन्हें क्या डर था? उन्हें डर था कि होम रूल का मतलब असल में हिंदू बहुमत का शासन होगा, और उसमें भी मुख्य रूप से ऊंची जातियों का दबदबा रहेगा। ये हमें उस समय के सामाजिक ताने बाने की एक झलक देता है। जाहिर है, जब आंदोलन इतना फैल रहा था तो अंग्रेजी सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। मद्रास में छात्रों के राजनीतिक बैठकों में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। और तिलक के पंजाब और दिल्ली में घुसने पर भी रोक लगा दी गई थी। हाँ, और फिर जून 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तो आग पर पेट्रोल डालने जैसा हुआ होगा। जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक त्याग दी। और तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का आह्वान किया था। हाँ, उन्होंने इसका आह्वान किया। जब आप कहती हैं कि तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की, तो इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब था? क्या वो लोगों से टैक्स न देने या सरकारी नौकरियों को छोड़ने के लिए कह रहे थे? हाँ, बिल्कुल। उनका इशारा इसी तरफ था। एक तरह से ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का शुरुआती खाका था। अच्छा। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने से एक कदम आगे जाने की बात थी।
सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर देना ताकि प्रशासन ठप पड़ जाए। इस गिरफ्तारी का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार की हालत पतली हो गई थी। इसी सिलसिले में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू की एक टिप्पणी बहुत मशहूर है ना? हाँ, वो टिप्पणी सरकार की दुविधा को बहुत अच्छे से बताती है। उन्होंने कहा था, शिव ने अपनी पत्नी के 52 टुकड़े किए, केवल यह जानने के लिए कि अब उनकी 52 पत्नियां हैं। भारत सरकार के साथ भी यही होता है जब वो मिसेस बेसेंट को नजरबंद करती है। मतलब साफ था कि बेसेंट को गिरफ्तार करके सरकार ने एक की जगह 52 मुसीबतें मोल ली थीं। बिल्कुल। दमन से आंदोलन और भी मजबूत हो गया था। आखिरकार बढ़ते दबाव के कारण सितंबर 1917 में बेसेंट को रिहा करना पड़ा। तो आंदोलन अपने चरम पर था, बेसेंट एक हीरो की तरह जेल से बाहर आई, लेकिन फिर अचानक इस आंदोलन की हवा कैसे निकल गई? 1919 आते आते सब ठंडा पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई वजहें थीं जो एक एक करके सामने आईं। पहली, संगठन उतना प्रभावी नहीं था जितना लगता था। दूसरी, 1917-18 के दौरान कुछ जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए जिससे आंदोलन का ध्यान भटका। और सरकार ने भी अपनी चाल चली होगी। बिल्कुल, सरकार ने गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल किया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में स्वशासन लाना सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो इससे नरमपंथी शांत हो गए? हाँ, इस घोषणा और बेसेंट की रिहाई ने नरमपंथियों को शांत कर दिया। उन्हें लगा कि भाई बातचीत से रास्ता निकल सकता है। और फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हो गई। हाँ, और इन सुधारों ने राष्ट्रवादियों को और भी ज्यादा बांट दिया। कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ खिलाफ। लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण था नेतृत्व का खालीपन। मतलब? तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में सितंबर 1918 में विदेश चले गए और एनी बेसेंट सुधारों को लेकर दुविधा में थीं। वो कोई साफ स्टैंड नहीं ले पा रही थी। तो जब एक नेता देश में नहीं था और दूसरा नेतृत्व नहीं दे पा रहा था, तो आंदोलन बिना कप्तान की नाव जैसा हो गया। बिल्कुल। तो फिर इसका कुल मतलब क्या निकालें? क्या ये आंदोलन असफल रहा? अगर हम तात्कालिक लक्ष्य देखें तो हाँ, ये होम रूल हासिल नहीं कर पाया। लेकिन असल में ये आंदोलन बिल्कुल भी असफल नहीं था। इसके बहुत सकारात्मक और दूरगामी नतीजे निकले। जैसे कि? सबसे पहला, इसने स्वतंत्रता संग्राम को कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। दूसरा, इसने शहर और गांव के बीच एक ऐसा संगठनात्मक नेटवर्क बनाया जो बाद के आंदोलनों, खासकर गांधी जी के आंदोलनों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। हाँ, और इसने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इसने आने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी महात्मा गांधी के लिए मैदान तैयार कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। इसने जनता को गांधीवादी शैली की राजनीति के लिए तैयार किया। मॉन्टेग्यू की घोषणा और बाद के सुधार, ये सब कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के दबाव का नतीजा थे। और कांग्रेस भी तो फिर से मजबूत हुई। बिल्कुल। लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों को एक साथ लाने में तिलक और बेसेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसने कांग्रेस को फिर से भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रभावी साधन बना दिया। तो ये आंदोलन भले ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नक्शा जरूर बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। और अंत में हमारे श्रोता के लिए एक विचार। हमने बात की कि इस आंदोलन ने जनता को गांधीवादी राजनीति के लिए तैयार किया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर होम रूल आंदोलन ने जनता के बीच राजनीतिक चेतना की ये जमीन तैयार न की होती, तो क्या गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग जैसे बड़े पैमाने के आंदोलन उतनी जल्दी और उतने प्रभावी ढंग से सफल हो पाते? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।